नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं मनी सेंट्रल। बजट का इंतजार अब बस चंद घंटों का बचा है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है, सरकार की उपलब्धियों और प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया है। तो आज हमारा फोकस रहने वाला इकोनॉमिक सर्वे पर, साथ ही में बजट को लेकर जो एक बिल्डअप हो रहा है इस पर भी बात करेंगे और कुछ अहम आंकड़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था से लेकर के सरकार की नीतियों पर हम बात करते हैं और आज हमारा खास फोकस बजट इकोनॉमिक सर्वे पर रहने वाला है और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। प्रवीण, वेलकम टू मनी सेंट्रल। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा इशारा किया है और इससे थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि बजट में क्या मिल सकता है। तो आज के मनी सेंट्रल में समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री के शब्द थे जो बजट से ठीक पहले आ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और बजट से ठीक पहले एक बड़ा डेटा भी है जिसको हम आज समझने वाले हैं और वो है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में खर्चा कैसे कर रहे हैं लोग। आपको भी शायद ये चौंकाने वाले नंबर्स लगें, तो आगे हम इस पर बात करेंगे। और एक और नंबर वो है सिप का नंबर जो हमारे सामने आ रहा है कि गिरते हुए बाजार में भी, सिप में लॉस खाते हुए भी इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है सिप में कायम है, लेकिन कब तक रहेगा जब नेगेटिव रिटर्न्स देखेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं आज मनी सेंट्रल में। तो बने रहिए। प्रवीण और मैं कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बातचीत करें जिससे आपको कुछ नई बात पता चले और आप भी कुछ इस पर अपना रिएक्शन भेज सकें। सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बजट से हो रही है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी या नहीं। सबका दिल यही जानना चाहता है। बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र किया गया, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वो देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर कृपा करें। अब इसके क्या मायने हैं? क्या बजट में मिडिल क्लास के लिए होने वाले हैं बड़े ऐलान? ऐसी उम्मीदें अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं और इस पर हम प्रवीण से ही बात करने वाले हैं कि भाई क्या अब ज़्यादा उम्मीद लग रही है। लेकिन आर्थिक सर्वे भी आया है, तो आर्थिक सर्वे की कुछ आंकड़े भी आपको बता देते हैं। ग्रोथ को लेकर के 2025-26 में 6.3 से 6.8% पर रहने की बात की गई है। आर्थिक सर्वे में कहा गया कि मौजूदा फिस्कल की पहली छमाही में देश की ग्रोथ 6.2% पर रहेगी और साथ में विकसित भारत बनने के लिए भारत को अगले 20 साल तक 8% सालाना रफ्तार से बढ़ना होगा। भारत की इकोनॉमी को डिजिटल इंफ्रा, इकोनॉमिक रिफॉर्म और मजबूत बिजनेस ग्रोथ से फायदा हो रहा है। आर्थिक सर्वे में भारत के सामने मौजूद मौकों और चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है, तो इन सबको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा फोकस, और अगर आप टैक्स पेयर हैं, सैलरीड हैं, तो फोकस ये रहने वाला है टैक्स पर। और प्रवीण, अब जो लग रहा है प्रधानमंत्री जैसे आकर के आज बोल करके गए हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि सबको जो है थोड़ा सा अच्छी खबर मिले, तो हमारी उम्मीद ज़्यादा जागे। आपको लग रहा है कि बजट में कल जब हम निर्मला सीतारमण को सुनेंगे तो पार्ट बी में वो जो टैक्स का अनाउंसमेंट जब आता है तो कुछ अच्छी खबर मिलेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उनका कहा गया कोई भी शब्द ऐसा नहीं होता जो वो बहुत लाइटली बोल दें। एक एक शब्द का, एक एक चीज़ का उनके बहुत गहरे मायने होते हैं। और बजट के ठीक पहले, बजट सत्र की शुरुआत के ठीक पहले अगर उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास पे, गरीब तबके को पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसका अर्थ सीधा सीधा जितने अर्थव्यवस्था के जानकार हैं वो सारे लोग ये निकाल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास जो महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, जो इनकम टैक्स, भारी इनकम टैक्स के तले दबा हुआ है, उसको इस बार सरकार कुछ बड़ी राहत दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में मोदी सरकार का जो तीसरा टर्म है उसका एक बड़ा ऐतिहासिक बजट साबित हो सकता है। ठीक है, तो इंतजार रहेगा और आप बिल्कुल मनी 9 के साथ ही जुड़े रहिएगा। बजट की कवरेज हम दिन भर आपके लिए लाते रहेंगे। सुबह 8 बजे से मनी 9 लाइव रहेगा आपके साथ। प्री बजट से लेकर पोस्ट बजट का एक्शन अगर देखना है तो मनी 9 से जुड़े रहिएगा। प्रवीण भी आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, मैं भी नजर आऊंगी। मनी 9 की पूरी टीम आप देख पाएंगे और बात भी कर पाएंगे उनसे। प्रवीण, अब आते हैं आर्थिक सर्वे। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आर्थिक सर्वे आया, तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरह से इकोनॉमी की हेल्थ पर कमेंट होता है, गोइंग फॉरवर्ड क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये आर्थिक सर्वे इस बार का जो सामने आया है एक चैलेंजिंग टाइम में आया है, तो ग्रोथ के जो वो फिगर्स दे रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? और एक और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने देखी कि उन्होंने कहा है कि हाउस होल्ड सेविंग जो है वो मार्केट्स
में जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये आर्थिक सर्वे हमें क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें पहली बड़ी बात तो ये है कि जो दूसरी तिमाही के जो ग्रोथ के नंबर हैं वो सरकार की चिंता को जाहिर कर रहे हैं, और वो आर्थिक सर्वे में भी नज़र आ रहा है कि जो 5.4% की जो सितंबर क्वार्टर की ग्रोथ है उससे सरकार चिंतित है। ये बात उसमें नज़र आ रही है। उसमें अगले साल के लिए 25-26 के लिए ग्रोथ को 6.3 टू 6.8% रहने की बात कही गई है। यानी अगर ऐसा होता है जो इस साल के लिए 6.6% ग्रोथ की बात जो आरबीआई ने भी अपना अनुमान घटा के किया और सारे लोग कर रहे हैं, तो 6.5 या 6.6% की ग्रोथ इस साल, और नेक्स्ट ईयर अगर मैक्सिमम जो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अगर हम ले लें 6.8% की भी ग्रोथ रहती है, तो ये दूसरा ऐसा साल होगा जब आप 7% से बिलो ग्रोथ पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि सरकार को अपने सारे घोड़े खोलने पड़ेंगे ताकि वो ग्रोथ को इंटैक्ट कर सके। और यहीं से वो बात भी निकल के आती है कि आपको आखिरकार मजबूरी में ही सही लेकिन बजट में कुछ बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे, बजट में कुछ ऐसी रियायतें देनी होंगी जिससे लोगों के पास पैसा जाए। तो ये एक पूरा परिप्रेक्ष्य है जिसके संदर्भ में इस बार का बजट आ सकता है, और आर्थिक जो सर्वे है उसने इस बात को साफ किया है। आर्थिक सर्वे में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है, जो उन्होंने बाकी चीज़ें बताई कि हमारे पास क्या मौके हैं, हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो चुनौतियां हैं उनको भी हमको समझना होगा। एक जो बड़ी बात कही गई है, क्रिटिकल कंसर्न बताया है अनंत नागेश्वरन ने अपनी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट अर्निंग जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, उस हिसाब से जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि FY24 में जो कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो तो 15 साल के हाई पे पहुंच गई है, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों की सैलरीज बढ़ नहीं रही, और इस पे गहन चिंता जताई गई है। एक बात ये है। दूसरी बात है बाजार से जुड़ी हुई और लोगों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, आपके हमारी की जेब से जुड़ी हुई, जिसमें यह कहा गया है कि यूएस का मार्केट अब अट्रैक्टिव लग रहा है, भारत के मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और इसके चलते 2025 में भारत के बाजारों में एक रिसेशन, एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। ऐसा अगर होता है तो उसका, इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उसका कास्केडिंग इफेक्ट पूरे देश पे हो सकता है। ये एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने एक और बात कही है जो हम सबको समझना जरूरी है। उन्होंने कहा भारतीय जो पूरी इकोनॉमी है उसका ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि लोग शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बैंक डिपॉजिट्स में कम पैसा लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर कुछ रिस्क इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि एक बड़ी युवा आबादी शेयर बाजार में जा चुकी है, और इसको उन्होंने एक कंसर्न, एक चिंता के तौर पे बताया है। आर्थिक सर्वे में एसआईपी का भी जिक्र किया गया है, कहा 10 करोड़ नए खाते खुले हैं और किस तरह से इन्फ्लोज आ रहे हैं पूरे एसआईपी में, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। एक और जो बात मुझे समझ में आई बड़ी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अगर हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो हमको डीरेगुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारे नियम, कायदे, कानून जो ऐसे हैं जो कारोबार करने में बाधा बन रहे हैं, उनको दूर करना होगा ताकि इनोवेशन हो पाए और जो भारतीय कंपनियां हैं वो कॉम्पिटिटिव बन पाए, ग्लोबल मार्केट में एक चैलेंज क्रिएट कर पाए। तो कई चिंताएं भी सामने आ रही है, और मैं आपकी जो आपने कहा जेब से जुड़ी हुई बात है उसको, उस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यानी ओवर फाइनेंशियलाइजेशन भी एक चिंता है और अंडर फाइनेंशियलाइजेशन भी चिंता है। वो मिडिल पाथ जो है वो कैसे बनेगा, उसमें कहाँ चूक हो रही है आपको लगता है? नहीं, देखिए हुआ ये है, पिछले जो 3-4 साल से वो सारे डेटा हम बार बार देखते हैं और उनको समझते हैं। जो बात आ रही है कि लोगों ने बैंकों में पैसा डालना बंद कर दिया, इस बात को हमने पिछले साल देखा जब आरबीआई ने बैंकों को ये बोला कि आपके सामने एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है अगर आप डिपॉजिट्स को मोबिलाइज नहीं कर पाए। सेबी ने बोला कि लोग F&O में पैसा लगा रहे हैं, बाजार में पैसा लगा रहे हैं, एक्सेसिव स्पेकुलेशन है और ये इकोनॉमी के लिए एक संकट है। तो उसके चलते फिर F&O पे आपका हमने देखा कि सख्ती हुई, हमने ये भी देखा कि टैक्सेस बढ़ाए गए। यही वो चीज़ है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगर उनको महंगाई को बीट करना है तो उनको कहाँ जाना होगा, या वो शेयर बाजार में जाए या फिर वो जाए म्यूचुअल फंड्स में। अब वहाँ जब पूरा पैसा जा रहा है, लोग कर्ज लेके बाजार में पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के सामने एक समस्या सरकार को
और रेगुलेटर्स को, दोनों को दिखाई दे रही है, और उसी का संभवतः जिक्र यहाँ पे आर्थिक सर्वे में भी किया गया है। चलिए, तो आर्थिक सर्वे आ चुका है। अब एक तरह से माना जाता है कि ये जो होता है ये वो ज़मीन होती है जिसमें हमें बजट के लिए कुछ संकेत मिलते हैं। कल के बजट पर अब रहेगी नज़र कि सरकार क्या लेकर आती है। लेकिन अब एक और बेहद अहम आंकड़ा जिस पर हम बात करना चाहेंगे, बजट से ठीक पहले ये भी एक बड़ा डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच एक सर्वे कराया है और ये सर्वे बता रहा है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में खर्च का अंतर घट रहा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे में पता चल रहा है कि रूरल अर्बन स्पेंडिंग गैप अब घटकर 69.7% पर आ गया है, जो कि 2022-23 में 71.2% हुआ करता था। गौर करने वाली बात यह है कि 2011-12 में ये अंतर 83.11% पर था। 2023-24 में रूरल इलाकों में औसतन प्रति व्यक्ति खपत पर खर्च 9.2% बढ़कर 4,122 रुपए पर पहुंच गया है और ये एक साल पहले 3,773 रुपए पर हुआ करता था। शहरी इलाकों में ये ग्रोथ 8.3% बढ़कर 6,996 रुपए पर पहुंच गए हैं। तो शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच में खर्च के मामले में ये फासला कम होता हुआ, हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि खपत कंजम्पशन जो है एक सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन रही है, और अर्बन कंजम्पशन, और ये बात फिर उसे ही पुख्ता करे कि अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन में गैप जो है वो कम हो रहा है। रूरल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो अर्बन वाले लेवल पर पहुंच रहे हैं। प्रवीण, नहीं, इसमें लेकिन एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो दो फाड़ हैं भारत के इकोनॉमी में, उसमें अब गैप भी कम हो रहा है। एक जो असमानता थी, इनइक्वालिटी थी, वो भी कम हो रही है। अभी भी जब आप ये लेटेस्ट डेटा आया है तो उसमें जो शहरी खर्च है वो तकरीबन 7,000 रुपये है, जबकि ग्रामीण खर्च 4300 रुपये के आसपास जो डेटा है। तो अभी भी 2-2.5 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति कंजम्पशन स्पेंड का डिफरेंस है। लेकिन 11-12 को अगर आप देखें, एक बेस माने जहाँ पे 83% का गैप था रूरल अर्बन स्पेंडिंग में, अब 69 है। तो 10-11% का अगर गैप आ रहा है या वो गैप नैरो डाउन हुआ है, तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी तस्वीर है, जहाँ पे कि ग्रामीण इलाकों में देखिए खर्च कब बढ़ेगा, खर्च तब बढ़ेगा जब आपके पास इनकम होगी। और अब हम देखते हैं कि पीछे 2000 या उसके आसपास के जब दशक की हम बात करते हैं, तो रूरल इकोनॉमी में लोगों के पास कमाई के जो जरिए थे, साधन थे, वो बहुत स्क्वीज्ड थे, बहुत कम थे। और आज जब वो बढ़ रहे हैं तो 11-12 के मुकाबले में 22-23 या 23-24 में जो गैप कम हुआ है, वो ये बताता है कि लोगों की कमाई बढ़ रही है। ग्रामीण भारत में भी लोगों के पास अब कमाई के साधन बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से बजट के पहले ये एक अच्छी खबर है पूरी इकोनॉमी के लिए। अर्बन कंजम्पशन कम हो रहा है, उसका कुछ स्ट्रेस भी हमको नजर आ रहा है। कि हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल खपत बढ़ानी है तो जरूरी नहीं कि वो खपत कहाँ से बढ़ रही है, अर्बन बढ़ रही है या रूरल, खपत ओवरऑल बढ़नी, ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल। और रूरल एरियाज में अगर कमाई बढ़ रही है तो ये सरकार को, देखिए इसको अगर आप बजट से जोड़ेंगे तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि सरकार के पास एक मौका होगा कि वो रूरल इकोनॉमी में और जान फूंकने की कोशिश करे, वहाँ कमाई के साधन पैदा करने की कोशिश करे। मनरेगा के अकेले बूते काम नहीं चलेगा। जो 86,000 करोड़ का बजट पिछले लगातार 2 साल से सरकार दे रही है, वो नाकाफी साबित होगा रूरल इकोनॉमी में जान डालने के लिए। एक सहारा हो सकता है, या किसान सम्मान निधि एक सहारा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी एक आमदनी का सस्टेन्ड सोर्स क्रिएट करने के लिए काफी नहीं होगा। वो तो बस मतलब वो टेम्पररी गैप्स फिल कर सकता है। इट्स लाइक अ बैंडेड। आप जो बड़ी समस्या उस पर एक बैंडेड लगा कर नहीं कर सकते। आपने मनरेगा की बात की तो बात कर ही लेते हैं। 2 साल से एकदम ट्विन एलोकेशन हम देख रहे हैं, 86,000 करोड़, 86,000 करोड़। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी मुझे लग रहा है कि इस फिगर से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 86,000 करोड़ है, हो सकता है बहुत बढ़ाएगी सरकार, 90,000 करोड़ करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है उतना भी मुश्किल है। मनरेगा का बजट स्टैग्नेंट रहने की बात है, लेकिन रूरल रोड्स और रूरल हाउसिंग, पीएम आवास योजना रूरल, इन दोनों पे पुश दिखाई देगा। और वो एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा या रोड्स बढ़ेंगी तो जो फसल का आना जाना है या लोगों के शहर में आकर काम करने और कमाई करने का जो मौका है वो बढ़ेगा, और उससे अंततः जो ग्रामीण इलाकों में
कमाई का मौका भी बढ़ेगा, खपत भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप्स की। कल हमने बात की थी मनी सेंट्रल में ही, और अगर आप मनी 9 देखते हैं तो हमारे तमाम निवेश से जुड़े हुए जो शोज़ हैं जिसमें हम बात करते हैं सिप की, तो हमें क्या दिख रहा है अभी कि 1 साल पहले जिन्होंने सिप शुरू की है और वो अभी अच्छा खासा नुकसान जो है उनके पोर्टफोलियो में हो रहा होगा। और इसकी वजह यही है कि शेयर बाजार में हमने ताबड़तोड़ गिरावट देखी है। इससे एक फिक्र इस बात की पैदा हो रही थी कि क्या इन्वेस्टर्स का भरोसा सिप से डगमगा रहा है, लेकिन आंकड़े एक दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। जनवरी के AUM डेटा बता रहे हैं कि लॉसेस के बावजूद लोग जमकर सिप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। इन स्कीम्स में, इनफ्लोज में कोई बड़ी गिरावट अभी नजर नहीं आ रही है। प्रमुख स्कीम्स के AUM में कोई बड़े आउटफ्लोज नहीं हुए हैं, यानी यहां से पैसा लोगों ने रिडीम नहीं किया है। दिसंबर अंत से 28 जनवरी तक लार्ज कैप स्कीम्स के AUM सिर्फ 3.7% ही डाउन हुए। इसी अवधि में निफ्टी 100 में 4.3% की गिरावट देखी गई है। स्मॉल कैप फंड्स के AUM में 11.5% हम नीचे आते हुए देखे हैं, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप कहीं ज्यादा 14.7% की गिरावट झेल रहा है। AUM में बदलाव 2 फैक्टर्स पर आधारित होते हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो कितना रहा है, और मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू में बदलाव। तो साफ तौर पर आउटफ्लो नहीं हुआ तो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू गिरी है, जब हमने शेयर मार्केट में दबाव देखा, और इसी वजह से हमने देखा है कि AUM कम हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फरवरी 2021 से कभी भी नेट मंथली आउटफ्लो नहीं दिखाई दे रहा है। 2024 में ही 1 करोड़ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, और हर महीने एक एवरेज जो है वो 26,000 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए इनफ्लोज आ रहा है। तो अब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स में, प्रवीण, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड का शो भी करती हूँ, एक मैच्योरिटी आ गई है। पहले लोग पूछते थे हाँ कि रोक दें क्या सिप, क्या करें, ये तो गलती हो गई। अब पूछते हैं कि हम सिप को थोड़ी देर के लिए रोकें और क्या और पैसा ऐड करें लमसम के जरिए इस समय में। बिल्कुल। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, चूँकि आप तो कहीं बेहतर जानते हैं, पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और चीज़ों को समझते हैं, ये जो बात है ये वाकई जो आप कह रहे हैं कि जो मैच्योरिटी आई है, एक ग्रेजुएट हो गया इंडियन इन्वेस्टर, उसकी तरफ इशारा करता है साफ तौर पे ये आंकड़ा। क्योंकि पिछले सितंबर से बाजार लगातार गिर रहा है, लगातार FIIs का आउटफ्लो हम देख रहे हैं। जनवरी में ही हमने देखा कि 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का FIIs का आउटफ्लो नज़र आया। लेकिन अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स का या DII का अगर हम नंबर देखते हैं तो वहाँ पे इनफ्लो नज़र आ रहा है। और इसी तरह से SIP हो या म्यूचुअल फंड में इनफ्लो हो, इक्विटी स्कीम्स में पर्टिकुलरली, तो लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि कोई भी करेक्शन अगर है तो वो एक छोटे लेवल का, एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब अगर वो उस इन्वेस्टमेंट में मौजूद हैं तो वो एक लंबे वक्त के लिए उनके पास पूंजी बनाने का मौका है। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड हो और स्मॉल कैप इंडेक्स हो, या फिर लार्ज कैप फंड हो और लार्ज कैप इंडेक्स हो, वहाँ पे जो गिरावट का ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा मिसमैच है परसेंटेज वाइज। हम देखते हैं दोनों जगह पे जो इक्विटी फंड्स हैं वहाँ पे गिरावट कम नज़र आई है, और इसकी वजह यही है कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला नहीं है, वो अपनी इक्विटी स्कीम्स में, अपनी SIPs में मौजूद हैं, बने हुए, और धैर्य से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्केट सुधरेगा, कब उनके रिटर्न फिर से पॉजिटिव होंगे। बल्कि एक और चीज़ है इसमें समझने वाली, इन्वेस्टर हो सकता है और बढ़ा दें अपना, जो एक वो है कि जब बुरा वक्त है तब आप अपनी SIP बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स कहते हैं ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप जाते हैं मॉल्स में डिस्काउंट में सामान खरीदते, जब बाजार डिस्काउंट दे रहा है तो आप लमसम कीजिए, थोड़ा पैसा बढ़ाइए अगर आपके पास है तो, अपने, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, आप 6 महीने के रिटर्न के लिए नहीं, आप 6 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है, SIPs के जरिए बने हुए हैं। आर्थिक सर्वे में भी हमने देखा कि सरकार ने भी इस चीज़ को कहा है कि नहीं, लोग SIPs के जरिए बाजार में आ रहे हैं और लंबे वक्त की पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, लोगों के पास असल में अब ऑप्शन नहीं बचा है। एक वक्त ये था जब आपके डिपॉजिट्स पे आपको लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाते थे, महंगाई नहीं थी, जो जीवन के रहन सहन का स्तर था उसमें खर्च बहुत कम थे। अब जिस हिसाब से खर्च बढ़े हैं, लोगों के पास मौके ऐसे नहीं हैं जहाँ पे कि वो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में जाए बगैर तगड़े रिटर्न ले लें और महंगाई को बीट कर पाएं। तो बात कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, और लोग समझते हैं कि SIP में रिस्क लेना कहीं बेहतर है।
कम भी होता है रिस्क, क्योंकि आप छोटा छोटा अमाउंट उसमें डाल रहे हैं, आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं डाल रहे हैं, आप एक फंड मैनेजर के प्रोफेशनलिज्म और उनका जो फंड मैनेज करने का तरीका उस पर विश्वास कर रहे हैं। प्लस इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, महंगाई किसको अच्छी लगती है, सब उससे बेटर रिटर्न चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण। तो बजट के लिए वी आर ऑल सेट कल। यस बिल्कुल, बजट के लिए हमारा कवरेज आप सब लोग देखें, एक महा कवरेज शुरू करने वाले हैं हम मनी 9 पे बजट के दिन, और उसमें दिग्गज मौजूद होंगे, शेयर बाजार भी होगा, पर्सनल फाइनेंस भी होगा और टैक्स भी होगा, जहां पे हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इनकम टैक्स में सरकार अगर कोई भी बड़ा ऐलान करती है, कोई भी छूट देती है, तो उसका असर आपकी जेब पे क्या पड़ने वाला है, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, ये पूरी डिटेल कैलकुलेशन हम आपको कल बिल्कुल टाइम पे मौजूद मुहैया कराएंगे, सबसे पहले मुहैया कराएंगे। कोशिश यही रहने वाली है। तो प्रवीण और मैं और मनी 9 की पूरी टीम आपसे दिन भर मुखातिब रहेगी। बजट 2025 को इस बार मनी 9 के साथ समझिए, देखिए। थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। नमस्कार। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान, आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited. Associate sponsor ACC and Ambuja Cement.